हेलो साथियों, वेलकम टू इंडियन क्लासेज। आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 7 दिसंबर का मॉर्निंग वाले शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन की। पिछली वीडियोस में हमने आपको 3 दिसंबर के इवनिंग वाले शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन कराया था। अब तक आपको 15 सेट प्रोवाइड करवा दिए हैं। ये 16 सेट है क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 27 नवंबर, 28 नवंबर, उसके बाद 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर को पर डे 3 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे। तो टोटल 15 सेट आपको कंप्लीट करा दिए हैं। 3 दिसंबर के बाद 2020 में 7 दिसंबर को एग्जाम हुआ था, बीच में गैप रहा था। 3 दिसंबर के बाद डायरेक्ट 7 दिसंबर को एग्जाम हुआ था और वो भी 7 दिसंबर को एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। इसलिए 3 दिसंबर के बाद 7 दिसंबर के मॉर्निंग वाला शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। आप ये सोचो कि 3 दिसंबर के बाद 4 दिसंबर, 5 दिसंबर और 6 दिसंबर के पेपर कहाँ हैं, तो इन दिनों में हॉलीडे था, इन 3 दिनों में कोई एग्जाम नहीं हुआ था। डायरेक्ट 7 दिसंबर को मॉर्निंग वाली शिफ्ट में हुआ था, उसके बाद 8 दिसंबर को एग्जाम हुआ था। तो आपके लिए मैं बता दूं, ये अपना 16 नंबर सेट है। आपको कंप्लीट 38 सेट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ये इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि वर्तमान में जो एसएससी का ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछता है। तो हम आपकी सुविधा के लिए न सिर्फ पेपर सॉल्यूशन करवाते हैं, साथ में ही एक क्वेश्चन से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको बताया जाता है, वो भी आपको आंसर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इसलिए ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे कि जब एग्जाम में आप बैठोगे तो 50 से 60% क्वेश्चन इन्हीं सीरीज में आपको मिल जाएंगे। तो ये कितना अच्छा रहेगा कि आप 38 सेट्स अच्छे से करके जाओगे, तो आपको एग्जाम का पैटर्न भी पता रहेगा, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं वो भी पता रहेगा, साथ में आपको रिपीट हुए क्वेश्चन इनमें से ही या डिटेल में जो सॉल्यूशन करवाया जाता है प्रत्येक क्वेश्चन का, उनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 50 से 60%। बाकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड आपकी कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी आपके क्वेश्चन हो, तो आप इंडियन क्लासेज इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहां पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। मैं आपका रिप्लाई देने का पूरी कोशिश करूंगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अंग्रेजों ने बंग भंग को में निरस्त कर दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया था 1911 में। बंगाल के विभाजन की घोषणा तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को की थी। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था। घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी। उस टाइम वायसराय थे लॉर्ड कर्जन और बंगाल के विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन का तत्कालीन कारण क्या था, तो वो था बंगाल विभाजन। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में पूरे देश में बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ। राजनीतिक विरोध के बाद लॉर्ड हार्डिंग ने 12 दिसंबर 1911 को बंगाल को फिर से संगठित किया, अर्थात बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया। किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने। कब? 12 दिसंबर 1911 को। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कुटुंब न्यायालय अधिनियम लागू किया गया था? तो कुटुंब न्यायालय अधिनियम लागू किया गया था 1984 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 1984 में पारिवारिक न्यायालय अधिनियम लागू किया गया था या कुटुंब न्यायालय अधिनियम लागू किया गया था। भारत की पारिवारिक अदालतों ने भारत को पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 3 के तहत स्थापित किया है। इस अधिनियम का मुख्य लक्ष्य विवाह और पारिवारिक मामलों से संबंधित विवादों के सुरक्षित और त्वरित निपटाने के लिए पारिवारिक अदालतों की स्थापना करना था। इस अधिनियम में 6 अध्याय और 23 धाराएं हैं। यह अधिनियम परिवार और विवाह में होने वाले विवादों और संबंधित मामलों में तेजी से और सुरक्षित निपटान के लिए पारिवारिक अदालतों की स्थापना के मुख्य उद्देश्य के साथ लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, अंगूर की बेल का एक उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 2, आरोही या क्लेम्बर का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आरोही लता जब कमजोर तने वाले पौधे किसी सहारे पर चढ़ जाते हैं तो इसे आरोही लता कहते हैं। जैसे अंगूर, अमरबेल, मनी प्लांट आदि, ये ऐसे पेड़ पौधे हैं जो उनका तना कमजोर होता है, तो ये किसी दूसरे के तने के सहारे या किसी दीवार के सहारे ये ऊपर की ओर चढ़ते हैं। तो इसलिए इनका ये किसका उदाहरण है? अंगूर, आरोही लता का या फिर आरोही क्रम का। क्वेश्चन नंबर 4, प्राचीन भारत में व्यापारिक काफिलों के नेता को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? सार्तवाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऐसे व्यक्ति के कुछ और भी उदाहरण हैं, जैसे नगर श्रेष्ठ किसे बोलते थे? मुख्य बैंकर या व्यापारी को। सार्तवाह किसे बोलते थे? व्यापारिक करवाकर नेता को। और कायस्थों के प्रमुख किसे बोला जाता था? मुंशी को बोला जाता था। मौर्य काल में व्यापारिक काफिले के नेता को सार्तवाह की संज्ञा दी गई। इसका उल्लेख कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में भी है। क्वेश्चन नंबर 5, सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 में किसकी स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा की गई थी। ब्रिटिश राज की तत्कालीन राजधानी कलकत्ता में
न्यायमूर्ति रॉबर्ट चैम्बर्स की अध्यक्षता में 15 जनवरी 1984 को दार्शनिक विलियम जोन्स द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन मुख्य रूप से भारत में या भारतीय उपमहाद्वीप में इतिहास, धर्म ग्रंथों या क्षेत्रीय ग्रंथों में उपलब्ध प्राच्य ज्ञान को शुरू करने और ज्ञान देने के उद्देश्य से किया गया था। तो कब स्थापना की गई थी? 15 जनवरी 1784 को। किसने? विलियम जोन्स द्वारा। किसकी स्थापना की गई थी? बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की। इसके अलावा 3 और ब्रिटिश इमारतें जिनके बारे में हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में एसएससी के, वो हैं, पहला बनारस में संस्कृत महाविद्यालय, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में हिंदू कानूनों और दर्शन के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए बनारस में संस्कृत कॉलेज शुरू किया। 1958 में संस्कृत कॉलेज एक विश्वविद्यालय बन गया और 1974 में इसका नाम बदलकर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया। एक पूछा जाता है कलकत्ता मदरसा के बारे में, तो 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने मदरसा आलिया या कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। वॉरेन हेस्टिंग ने 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा सर रॉबर्ट चैम्बर्स की अध्यक्षता में एशियाई समाज की स्थापना का समर्थन किया, जो बाद में एशियाई समाज बन गया। एक पूछा जाता है फोर्ट विलियम कॉलेज, तो फोर्ट विलियम कॉलेज प्राच्य अध्ययन की एक अकादमी और शिक्षा का एक केंद्र था, जिसकी स्थापना 10 जुलाई 1800 ईस्वी को लॉर्ड वेलेजली द्वारा की गई थी, जो तब ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स के भीतर स्थित था। क्वेश्चन नंबर 6, 2019 में मुंबई इंडियंस आईपीएल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, महिला जयवर्धने। 2019 में मुंबई इंडियंस के तो मुख्य कोच महिला जयवर्धने थे और वर्तमान में है मार्क बाउचर, जो 2023 में प्रेजेंट में है। मुंबई इंडियंस के जो फर्स्ट मुख्य कोच थे 2008 में वो लालचंद राजपूत थे। 2009 में शॉन पोलक थे। 2010 से 2012 तक रॉबिन सिंह थे। 2013 से 2014 तक जॉन राइट थे और 2015 से 2016 रिंकी पॉन्टिंग थे और 2017 से 2022 तक महिला जयवर्धने थे और 2023 से लेकर प्रेजेंट तक अब वर्तमान तक मार्क बाउचर हैं। और बाकी टीमों के मुख्य कोच देख लेते हैं वर्तमान में कौन कौन है। मुंबई इंडियंस के मार्क बाउचर हो गए और चेन्नई सुपर किंग्स के स्टीफन फ्लेमिंग हो गए। राजस्थान रॉयल्स के कुमार संगकारा हैं। दिल्ली कैपिटल्स के रिक्की पॉन्टिंग हैं। केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स के चंद्रकांत पंडित हैं। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के संजय बांगर हैं। सनराइज हैदराबाद के ब्रायन लारा हैं। पंजाब किंग्स के ट्रेवर बायलिस हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के हैं एंडी फ्लावर हैं। गुजरात टाइटंस के आशीष नेहरा हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डैश एक ऐसी बीमारी है जो बुखार, खांसी, सीने में दर्द और वजन घटने जैसे लक्षणों के साथ प्राय फेफड़ों में विकसित होती है, तो वो है क्षय रोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्षय रोग जिसे टीबी भी बोलते हैं, एक ऐसी बीमारी है जो बुखार, खांसी, सीने में दर्द और वजन घटने जैसे लक्षणों के साथ प्राय फेफड़ों में विकसित होती है। यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। यह अत्यधिक संक्रामक रोग है जो हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणु द्वारा बना एक अणु है। तो ये गलत है क्योंकि ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणु द्वारा बना एक अणु है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना है, जिसका रासायनिक सूत्र O3 है। यह प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल, जहाँ समतापमंडल होता है, में पाई जाती है, जहाँ यह एक सुरक्षात्मक परत बनाती है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडलीय ओजोन में कमी हेतु प्रमुख कारण है। ध्यातव्य है कि 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 9, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन या एजेंसी भुगतान या पेमेंट बैंक संचालित नहीं करता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विप्रो। बाकी जियो, इंडिया पोस्ट और फिनो भुगतान या पेमेंट बैंक संचालित करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नए प्रकार के बैंक का गठन किया है, जिसे भुगतान बैंक कहा जाता है। भुगतान बैंक को प्रति ग्राहक अधिकतम 1 लाख रुपए जमा स्वीकार करने की अनुमति है, जिसे भविष्य में बढ़ाया जा सकता है। एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक आदि भारत में भुगतान बैंक हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट 2020-21 के अनुसार भारत में दुग्ध उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा 2018-19 में कितना परसेंट बढ़ा था? तो कितना परसेंट बढ़ा था? 6.50%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट 2020-21 के अनुसार भारत में दुग्ध उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा 2018-19 में 6.5% बढ़ा था। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट अर्थव्यवस्था का एक सिंह अवलोकन प्रदान करता है, जिसमें केंद्र सरकार के राजकोषीय संतुलन, मूल्य संबंधी उतार चढ़ाव, जीपीडी विकास दर और अर्थव्यवस्था के बाहरी क्षेत्र के संतुलन के बारे में आकलन शामिल है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश के राज्य वित्तीय नीति का भाग नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति। राजकोषीय नीति सरकार की वह नीति है जिसके अंतर्गत सरकार अपने व्यय तथा अन्य संबंधित कार्यक्रमों को राष्ट्रीय उत्पादन एवं रोजगार पर वांछित प्रभाव डालने तथा अवांछित प्रभाव रोकने के लिए प्रयुक्त की जाती है। अर्थात इसका सीधा संबंध राजकोष अथवा राजस्व से है, जो सार्वजनिक आय व्यय तथा ऋण से संबंधित है। इसके प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं: कर नीति, व्यय नीति, निवेश, विनिवेश, रणनीतियां तथा ऋण या अधिशेष प्रबंधन आदि। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 41% से अधिक घरों में सर्वाधिक प्रचलित पेयजल स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा पाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हैंडपंप या ट्यूबवेल द्वारा 41% से अधिक घरों में पेयजल स्रोत है। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार और भी कुछ फैक्ट हैं, वो देख लेते हैं। एकत्रित आंकड़ों से मुख्य अंश निम्न अनुसार है: देश के 192 मिलियन परिवारों में से 74 मिलियन अर्थात 38.5% परिवारों के पास रहने के लिए केवल एक आवास है। केवल 75 मिलियन अर्थात 39% घरों में ही पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। 32 मिलियन अर्थात 16.7% परिवारों को पीने का पानी का स्रोत उन शहरों से लाना पड़ता है जो कस्बों की स्थिति में कम से कम 500 मीटर दूर है। हैंडपंप या ट्यूबवेल 79 मिलियन अर्थात 41.2% घरों द्वारा उपयोग किए जाने वाला पेयजल का सबसे लोकप्रिय स्रोत है। तो 41% से ज्यादा है किसके द्वारा? हैंडपंप और ट्यूबवेल द्वारा। प्रकाश के स्रोत के रूप में बिजली 107 मिलियन अर्थात 55.8% घरों में उपलब्ध है। केवल 69 मिलियन परिवारों अर्थात 36.1% में घर के भीतर बाथरूम है। तो घर के भीतर बाथरूम 2011 की जनगणना के अनुसार कितने परिवारों के पास है? 36.1%। प्रकाश के स्रोत के रूप में बिजली कितने परिवारों या कितने घरों में उपलब्ध है? 55.8%। और हैंडपंप ट्यूबवेल का हमने देख लिया 41.2% घरों द्वारा यूज होता है। और 16.7% परिवारों को पीने का पानी का स्रोत दूर शहरों से लाना पड़ता है, जिनकी दूरी 500 मीटर है। और आवास घर सिर्फ एक है, वो कितने लोग हैं? 38.5%। और घरों में पेयजल की सुविधा कितने लोगों के पास है? 39% लोगों के पास। क्वेश्चन नंबर 13, विनी महाजन किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पंजाब। विनी महाजन पंजाब राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव थी। विनी महाजन ने 2005 से 2012 तक पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कार्य किया और वित्त, उद्योग और वाणिज्य, दूरसंचार और आईटी से संबंधित मामलों को संभाला है। पंजाब सरकार ने 1987 बैच के पंजाब कैडर की आईएएस अधिकारी विनी महाजन को करण अवतार सिंह की जगह नया मुख्य सचिव नियुक्त किया। वह सभी 6 सहयोगियों में सबसे छोटी है और अक्टूबर 2024 में सेवानिवृत्त हो जाती है। उन्हें भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार मिला हुआ है। यह है विनी महाजन, जो पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव है। क्वेश्चन नंबर 14, बागरुम्बा किस समुदाय के लोगों द्वारा किया जाने वाला समूह नृत्य है? तो किस समुदाय द्वारा? बोडो समुदाय द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बागरुम्बा लोक नृत्य, यह नृत्य असम के बोडो समुदाय द्वारा किया जाता है। इस नृत्य को तितली नृत्य भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि तितली नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा असम। यह नृत्य मध्य अप्रैल के दौरान विशेष रूप से विषुवा संक्रांति के मौसम के दौरान किया जाता है। नर्तकियों द्वारा की गई संरचनाओं में तितली और पक्षी शामिल है, अर्थात नर्तकियां तितली और पक्षी जैसी आकृतियां बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, दून जिसे ड्यून्स बोलते हैं, डैश और शिवालिक के मध्य अनुदैर्ध्य घाटियां हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, निम्नतर हिमालय और शिवालिक के मध्य अनुदैर्ध्य घाटियां हैं। दून जिसे ड्यून्स बोलते हैं, दून या ड्यून्स निम्नतर हिमालय और शिवालिक के मध्य अनुदैर्ध्य घाटियां हैं, जिसे स्थानीय रूप से मसूरी श्रेणी के रूप में जाना जाता है। दून देशांतरीय घाटियां हैं जो तलछट से भरे होते हैं। प्रमुख दून में पाटली दून,
चौखवादून, देहरादून आदि शामिल है। हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है। शिवालिक की पहाड़ियां बाहरी हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला है। इन्हें चुरिया की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। तो शिवालिक की पहाड़ियों का दूसरा नाम क्या है? चुरिया की पहाड़ियां। क्वेश्चन नंबर 16, आदि चंद्रलरूर पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तमिलनाडु। आदि चंद्रलरूर तमिलनाडु राज्य के तुत्तुकुड़ी जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जो कई महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजों का स्थल है। यह प्रारंभिक पांड्य साम्राज्य की राजधानी कोरकाई से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है। 2004 में आदि चंद्रलरूर साइट से खुदाई के नमूनों की कार्विंग डेटिंग से पता चला है कि वे 1000 ईसा पूर्व के बीच की अवधि के थे। क्वेश्चन नंबर 17, चिकनी मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला ऑप्शन को देखते हैं, चिकनी मृदा के कणों के बीच बहुत कम खाली स्थान होता है। बिल्कुल सही है। चिकनी मृदा को फूलर्स अर्थ भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3, चिकनी मृदा का उपयोग घट और खिलौने बनाने के लिए जाता है। तो ये भी सही है। तो इसका मतलब गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्या चिकनी मृदा अधिक समय तक जल धारण नहीं कर सकती। तो ये इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चिकनी मृदा या किले बारीक कणों वाली मुलायम मिट्टी होती है जो गीली होने पर काफी चिपचिपी और सूखी होने पर सख्त तथा दरार आ जाती है। इस मृदा को फुलर्स अर्थ भी कहा जाता है। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं, चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है। इस मिट्टी में पोषक तत्वों को स्टोर करने की क्षमता भी अधिक होती है। अन्य मिट्टियों की तुलना में चिकनी मिट्टी में अधिक पोषक तत्व जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम पाए जाते हैं। इस मिट्टी का उपयोग मिट्टी के बर्तन बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारतीय पुस्तक शल्य क्रिया अर्थात सर्जरी पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सुश्रुत संहिता। सुश्रुत शल्य चिकित्सा पद्धति के प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य थे। इन्होंने सुश्रुत संहिता नामक ग्रंथ में शल्य क्रिया का वर्णन किया है। इन्होंने ही त्वचारोपण, प्लास्टिक सर्जरी और मोतियाबिंद के शल्य क्रिया का विकास किया था। पार्क डेविस ने सुश्रुत को विश्व का प्रथम शल्य चिकित्सक कहा था। तो किसने कहा था? पार्क डेविस ने किसको कहा था? सुश्रुत को क्या कहा था? विश्व का प्रथम शल्य चिकित्सक। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है? तो कौन सा शहर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गुवाहाटी। ब्रह्मपुत्र का उद्गम मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। यह अरुणाचल प्रदेश के सदिया शहर के पश्चिम में भारत में प्रवेश करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां दिबांग, लोहित, धनसरी, सुबनसरी, तिस्ता और धनसरी है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश की सीमा में जमुना के नाम से दक्षिण में बहती हुई गंगा की मूल शाखा पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित शहरों में डिब्रूगढ़, तेजपुर एवं गुवाहाटी है। क्वेश्चन नंबर 20, चौपड़, जिसे चौपर या चौसर भी कहा जाता है, एक प्राचीन भारतीय थाया थी। तो क्या था? ये एक बोर्ड खेल था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चौपर। चौपड़ या चौसर के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत में खेले जाने वाले पच्चीसी के समान एक क्रॉस और सर्कल बोर्ड गेम है। इसे युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच महाकाव्य महाभारत में खेले गए पासा के खेल का रूपांतर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, स्वामी विवेकानंद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्म 1863 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1902 में हुई थी। तो स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के परम प्रिय शिष्य स्वामी विवेकानंद अल्प जीवन काल में ही महापुरुष बन गए। ये दक्षिणेश्वर संत के नाम से प्रसिद्ध थे। 1893 ईस्वी में शिकागो में संपन्न विश्व सम्मेलन में अपने भाषण से विश्व में ख्याति उपलब्ध की। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नारे निम्नलिखित हैं। ये कुछ नारे हैं और किसने दिए थे वो उनके नाम ये हमको दिए हुए हैं, जैसे कि करो या मरो महात्मा गांधी ने दिया था, इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने दिया था, उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको ये स्वामी विवेकानंद ने दिया था, और वेदों की ओर लौटो ये दयानंद सरस्वती ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 22, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत सरकार द्वारा घोषित आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए ब्याज दर रखी गई है। तो कितने परसेंट रखी गई है? 19.25%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत सरकार द्वारा घोषित आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए 19.25% ब्याज दर रखी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित इस योजना का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, व्यावसायिक उद्यमों और मुद्रा योजना के उधारकर्ताओं को पूरी तरह से गारंटी एवं संपार्श्विक अतिरिक्त ऋण प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 23, स्वतंत्रता के पश्चात भारत की जनगणना 2011
कौन सी राष्ट्रीय जनगणना थी? तो कौन सी? 7वीं राष्ट्रीय जनगणना थी 2011 में जो की गई थी स्वतंत्रता के पश्चात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। वैसे 15वीं थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं थी। इस जनगणना का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका थी तथा इसका आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई तथा नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। तो व्यवस्थित जनगणना 1881 में चालू हुई थी, वो भी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा के निम्नलिखित में से कौन सी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नहीं थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। संघीय शक्तियों से संबंधित समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। बाकी राष्ट्रीय ध्वज, वित्तीय और कर्मचारी संबंधित समिति और प्रक्रिया के नियमों पर समिति, इनके तीनों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि प्रथम राष्ट्रपति भी थे। संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष निम्नलिखित हैं, जैसे कि ध्वज संबंधित तथ्य समिति, वित्तीय और कर्मचारी संबंधित समिति, प्रक्रियाओं के नियमों पर समिति, इन तीनों के तो अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। बाकी संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अर्थात संघीय शक्तियों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ना कि राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? वो है ऑप्शन नंबर 4। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी नगण्य है। प्रशांत महासागर की तुलना में भूकंपीय गतिविधि कम होने के कारण हिंद महासागर में सुनामी दुर्लभ है। हिंद महासागर भूगर्भिक रूप से प्लेट सीमाओं से बहुत दूर है, फिर भी यह सुमात्रा और अन्य क्षेत्रों के नजदीक स्थिर अत्यधिक सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र के काफी निकट है, जो इन क्षेत्रों में उत्पन्न भूकंप से हिंद महासागर में सुनामी का खतरा उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में फाइकस रिलीजियोसा को किस वृक्ष के नाम से सामान्य तौर पर जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पीपल वृक्ष को। विभिन्न पौधों का वानस्पतिक नाम है। पीपल को फाइकस रिलीजियोसा कहते हैं, बबूल को वचेलिया नीलोटिका कहते हैं, साल को सोरिया रोबस्टा कहते हैं और नीम को अजाडीराप्ता इंडिका कहते हैं। तो ये वनस्पतिक नाम है विभिन्न पौधों के। क्वेश्चन नंबर 27, रोहतास का किला वर्तमान में स्थित है, तो किस देश में स्थित है? वो है पाकिस्तान में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। रोहतास का किला 1541 से 1548 के बीच शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के झेलम शहर के पास स्थित है। इस किले को 1997 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में उत्कीर्ण किया गया था, जो मध्य और दक्षिण एशिया के मुस्लिम सैन्य वास्तुकला का असाधारण उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शिखर धवन। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत में खेलों के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1991 से 92 में की गई थी। यह पुरस्कार भारत सरकार के खेल और युवा मामलों में मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। विराट कोहली को 2018 में, MS धोनी को 2007 में तथा सचिन तेंदुलकर को 1997-98 में इस पुरस्कार से नवाजा गया है, जबकि अभी तक शिखर धवन को इस पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, आर प्रगणानंदा का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शतरंज खेल से। रमेश बाबू प्रगणानंदा का जन्म 10 अगस्त 2005 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। वह सिर्फ 7 वर्ष की उम्र में ही विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप जीते थे तथा उसके 2 वर्ष बाद ही 9 वर्ष की उम्र में अंडर 10 शतरंज का खिताब अपने नाम किया। वह दुनिया के सबसे कम उम्र 12 वर्ष में 2018 में ग्रैंड मास्टर बनने वाले शतरंज के खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 30, गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुए युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले योद्धाओं की याद में पंजाब में आयोजित किया जाता है। तो क्या आयोजित किया जाता है? मागी मेला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 29 दिसंबर 1705 को खिदराने की लड़ाई में गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुए युद्ध में 40 सिखों के बलिदान की याद में 13 जनवरी को पंजाब के श्री मुक्तसर साहिबा शहर में माघी मेला का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से अनीमिया रोग होता है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी के कारण गेंगा रोग होता है, न कि अनीमिया। अनीमिया रोग होता है आयरन की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 32, केंद्रीय बजट 2020-21 में घोषित किसान रेल योजना के अधीन उद्घाटन ट्रेन के बीच चली थी। तो उद्घाटन ट्रेन किसके बीच चली थी? महाराष्ट्र और बिहार के बीच। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2020-21 के बजट में सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर
किसान रेल के संचालन की घोषणा की, जिससे फलों, सब्जियों, दूध आदि जैसे उत्पादों का त्वरित परिवहन सुनिश्चित किया जा सके। इसके द्वारा केंद्रीय बजट 2020-21 में की गई घोषणा के तहत देवमाली महाराष्ट्र और दानापुर बिहार के मध्य पहली किसान रेल 7 अगस्त 2020 को चलाई गई। क्वेश्चन नंबर 33, बच्चों की कहानी की पुस्तक में अकेला एक काल्पनिक पात्र है, तो कौन सी पुस्तक है वो? द जंगल बुक में अकेला एक काल्पनिक पात्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द जंगल बुक, जो 1894 में नोबेल पुरस्कार विजेता अंग्रेजी लेखक रुडयार्ड किपलिंग की कहानियों का एक संग्रह है। इसमें अकेला भेड़ियों के ग्रुप का मुखिया होता है, जो एक काल्पनिक पात्र है। अधिकांश पात्र शेर खान, बाघ और भालू जैसे जानवर हैं, जबकि प्रमुख पात्र लड़का मोगली है, जिसे भेड़ियों द्वारा जंगल में पाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार किस राशि तक की शुद्ध आय वाले अतिवृष्ट नागरिकों को आयकर से छूट प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 5 लाख रुपए तक। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार 5 लाख तक की शुद्ध आय वाले अतिवृष्ट नागरिकों को आयकर से छूट प्राप्त है, जबकि 5 से 10 लाख रुपए तक की आय पर 20% की दर तथा 10 लाख से ऊपर की आय पर 30% का कर निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? इसका कथन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर स्थित है। बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ऑप्शन 2, भारत के उत्तर पश्चिम में बंगाल की खाड़ी स्थित है, तो ये गलत हो गया, जो बंगाल की खाड़ी स्थित है दक्षिण पूर्व में। तीसरा ऑप्शन है, भारत के उत्तर पूर्व में हिंद महासागर स्थित है, तो ये हिंद महासागर कहाँ पे स्थित है? हिंद महासागर दक्षिण पश्चिम में है। भारत के दक्षिण पूर्व में हिमालय पर्वत स्थित है, तो हिमालय पर्वत उत्तर पूर्व में स्थित है, नहीं कि दक्षिण पूर्व में। भारत अर्थात इंडिया प्राचीन काल से ही एक सुस्पष्ट भौगोलिक एवं भू राजनीतिक इकाई के रूप में सुस्थापित रहा है। इसके उत्तर पश्चिम, उत्तर एवं उत्तर पूर्व में हिमालय पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर एवं इसके दक्षिण पश्चिम में अरब सागर व दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 36, गांधी जी ने डैश को रॉलेट अधिनियम के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाने हेतु भारतीयों से आह्वान किया था, तो कब किया था? 6 अप्रैल 1919 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ब्रिटिश सरकार ने 10 सितंबर 1917 ईस्वी में न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक सेडिशन समिति की स्थापना की। इसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की जांच करना था। इस एक्ट के द्वारा अंग्रेज सरकार जिसको चाहे जब तब बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून भी कहा गया। इसे काला अधिनियम एवं आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को इस एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाने हेतु भारतीयों से आह्वान किया था। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किसे भारतीय जनता से भू राजस्व संग्रह करने के लिए अंग्रेजों द्वारा मध्यस्थ के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कुमारामात्य। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता स्थापित होने एवं दीवानी प्राप्त होने के बाद अंग्रेजी प्रशासन ने भू राजस्व व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, जैसे जमींदारी, महलवाड़ी तथा रैयतवाड़ी। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करना एवं भारत से कच्चे माल का निर्यात करना था। इसलिए प्रचलित भूमि व्यवस्था में परिवर्तन लाया गया। कुमारामात्य प्राचीन भारत में राज परिवार का वह अधिकारी था जो किसी मंत्री या दंड नायक के अधीन या सहायक के रूप में कार्य करता था। क्वेश्चन नंबर 38, कोंकणी भाषा में शपथ लेने वाले गोवा के पहले राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भगत सिंह कोश्यारी। कोंकणी भाषा में शपथ लेने वाले गोवा के पहले राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी थे। भगत सिंह कोश्यारी एक भारतीय राजनेता हैं जो महाराष्ट्र के 22वें और वर्तमान राज्यपाल हैं तथा उन्हें गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम द्वारा भारत में गैर विनियमित जमा योजनाएं प्रतिबंधित कर दी गई थी, तो कौन सा अधिनियम? अधिनियम 2019 वाला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 द्वारा। अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 फरवरी 2019 में लागू हुआ था। इसमें अनियमित जमा योजनाओं को प्रतिबंधित करने और जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण करने की व्यापक व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी संगीत शैली प्राय सूफीवाद से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कव्वाली। कव्वाली संगीत शैली प्राय सूफीवाद से संबंधित है। सूफीवाद दार्शनिक सिद्धांत पर आधारित था। इसने इस्लामिक कट्टरपन को त्याग दिया एवं धार्मिक रहस्यवाद को स्वीकार किया। सूफी इस्लाम धर्म के कर्मकांडों एवं कट्टरपंथी विचारों के विरोधी थे, फिर भी इस्लाम धर्म एवं कुरान की महत्ता को भी स्वीकार करते थे। सूफी संत एक ईश्वरवाद में विश्वास करते थे। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा न्यायिक कार्यवाही के दौरान झूठे साक्ष्यों के लिए दंड का प्रावधान करती है? तो वो कौन सी? 193।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 धारा 193। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 193 के अनुसार न्यायिक कार्रवाई में मिथ्या या झूठ साक्ष्य प्रविष्ट करने वाले व्यक्ति को दंड का प्रावधान किया गया है। सजा का प्रावधान ऐसे करने वाले दोषी को किसी भांति के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि 7 वर्ष होगी। साथ ही उस पर जुर्माना किया जाएगा या फिर दोनों तरह से दंडित किया जाएगा। यह एक जमानतीय और गैर संज्ञेय अपराध है जिसकी सुनवाई प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 42, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को हाल ही में दिया गया पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पद्मश्री पुरस्कार। सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार फिल्म अभिनेता कंगना रनौत के साथ साथ सिंगर अदनाम सामी को भी पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। और पद्म पुरस्कार 2022 में किन किन को मिले हैं? 4 पद्म विभूषण मिले हैं, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पद्मश्री से सम्मानित प्रमुख हस्तियां प्रोफेसर नजमा अख्तर हैं जिन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में मिला है। दूसरा है नीरज चोपड़ा जिन्हें खेल में मिला है। तीसरा है सोनू निगम जिन्हें गायक में मिला है। और चौथा है डॉक्टर लता देसाई, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। तो ये 4 प्रमुख हस्तियां हैं जिनको पद्मश्री 2022 में मिला है। क्वेश्चन नंबर 43, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 संविधान अधिनियम 1988 अर्थात 61वां संविधान संशोधन द्वारा। 1988 का 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। भारत में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। यह अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लागू होता है, क्योंकि मतदान से संबंधित आर्टिकल 326 में आता है तो उसमें संशोधन करके 61वें संविधान संशोधन द्वारा उसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है मतदान की आयु। यह बिल लोकसभा द्वारा 15 दिसंबर 1988 को पारित किया गया था। यह विधेयक 20 दिसंबर 1988 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। 28 मार्च 1989 को तत्कालीन राष्ट्रपति R.K. वेंकटेश्वर रमन ने इस बिल को मंजूरी दी थी। यह बिल 28 मार्च 1989 को लागू हुआ। मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करने वाले प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। तो ये कभी कभी यह अधिनियम कब लागू हुआ था? 1989 में लागू हुआ था, लेकिन यह अधिनियम है 1988 का। तो आपको हमेशा ऑप्शन में इनमें से एक सन मिलेगी, या तो 1988 मिलेगी या 1989। क्वेश्चन नंबर 44, केंद्रीय बजट 2020 के अनुसार ई वाणिज्य लेन देनों पर डैश की दर से TDS लगाया जाता है। तो कितने परसेंट? 1% की दर से TDS लगाया जाता है ई वाणिज्य लेन देनों पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार ई वाणिज्य लेन देनों पर 1% की दर से TDS लगाया जाता है। TDS का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिटेक्टेड एट सोर्स, एक डायरेक्ट टैक्सेशन प्रत्यक्ष कर निर्धारण का तरीका है जिसकी शुरुआत इनकम सोर्स से या इनकम पे आउट्स के समय से टैक्स एकत्रित करने के लिए की गई है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योगपति राज्यसभा में सांसद रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विजय माल्या, जो कि इस टाइम भगोड़ा घोषित किया हुआ है। विजय माल्या एक भारतीय व्यापारी और राज्यसभा के पूर्व सदस्य हैं। वे उद्योगपति विट्ठल माल्या के पुत्र हैं तथा यूबी समूह एवं किंगफिशर एयरलाइंस के अध्यक्ष हैं। विजय विट्ठल माल्या, जिनका जन्म 18 दिसंबर 1955 को हुआ था, एक भारतीय व्यापारी और पूर्व संसद सदस्य राज्यसभा सदस्य हैं। वे भारतीय वित्तीय अपराधों के आरोपों का सामना करने के लिए ब्रिटेन से उसे वापस करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रत्यार्पण के प्रयास का विषय है। इस टाइम ब्रिटेन में भागा हुआ है, वहां की सरकार से भारत ने उसको प्रत्यार्पण करने के लिए अनुरोध किया हुआ है। माल्या रॉयल चैलेंजर बेंगलोर क्रिकेट टीम के पूर्व मालिक भी है। क्वेश्चन नंबर 46, डैश में बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्म स्थल के पास निर्मित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सिक्किम में। सिक्किम के भारतीय फुटबॉलर टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया है। यह स्टेडियम भूटिया के जन्म स्थल दक्षिणी सिक्किम के नामची में है। देश में अब तक का यह पहला स्टेडियम होगा जिसका नाम किसी फुटबॉलर के नाम पर होगा। और थोड़ा इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम सिक्किम में उनके जन्म स्थान के पास बनाया गया है। बाईचुंग भूटिया एक पूर्व भारतीय पेशेवर फुटबॉलर हैं जिन्होंने स्ट्राइकर के रूप में खेला था। फुटबॉल में शूटिंग के कौशल के कारण उन्हें अक्सर सिक्किनी स्नाइपर का उपनाम दिया जाता है। वह जेरी जिरसांगा के बाद भारत के दूसरे सबसे कम उम्र के अंतर्राष्ट्रीय गोल स्कोरर भी हैं, जब उन्होंने 1995 के नेहरू कप में 18 साल 90 दिन की उम्र में अपना पहला गोल किया था। अगस्त 2011 में भूटिया ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। यह है बाईचुंग भूटिया। नेपाल के किस मंदिर को वानर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 शंभुनाथ। नेपाल के शंभुनाथ मंदिर को वानर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण राजा मानदेव ने 13वीं शताब्दी में कराया था।
विश्व धरोहर में सम्मिलित शंभुनाथ मंदिर विश्व के सबसे भव्य बौद्ध स्थलों में से एक है। यह काठमांडू नगर के पश्चिम में एक पहाड़ी पर स्थित एक प्राचीन बौद्ध स्तूप है। बौद्ध धर्म के अनुयायी नेवारी लोगों के दैनिक जीवन में शंभुनाथ का केंद्रीय स्थान है। क्वेश्चन नंबर 48, जूनागढ़ में बहादुरदीन भाई हसन भाई का मकबरा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, महाबत मकबरा। महाबत मकबरा और बहाउद्दीन मकबरा जूनागढ़ गुजरात भारत में मकबरे हैं। वे क्रम से 1892 और 1896 में पूरे हुए। महाबत मकबरा तो 1892 में और बहाउद्दीन मकबरा 1896 में पूरे हुए। और क्रम से महाबत खान देते हैं जूनागढ़ राज्य के नवाब और उनके मंत्री बहाउद्दीन हुसैन बर को समर्पित है। महाबत मकबरा का निर्माण नवाब महाबत खान द्वितीय 1851 से 1882 तक इनका शासनकाल था के द्वारा 1878 में शुरू किया गया था और 1892 में नवाब बहादुर खान तृतीय 1882 से 1892 के बीच इनका शासनकाल था के शासनकाल के दौरान समाप्त हुआ था। महाबत मकबरा एक महल है जिसका उपयोग जूनागढ़ के नवाब अपने घर के रूप में करते थे और इसे 1892 में बनवाया गया था। महाबत मकबरा महल को बहाउद्दीन भाई हसन भाई की मस्जिद भी कहा जाता है और जूनागढ़ में सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 49, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 43 के अनुसार वाहन के अस्थायी पंजीकरण हेतु से अधिक की अवधि अनुमत नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1 महीने से अधिक अवधि अनुमतित नहीं है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 43 के अनुसार वाहन के अस्थायी पंजीकरण हेतु 1 महीने से अधिक की अवधि अनुमति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में डैश ग्रामीण या शहरी के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सहकारी बैंकों को ग्रामीण या शहरी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। सहकारी बैंक छोटे वित्तीय संस्थान है जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों को ऋण देने की सुविधा प्रदान करते हैं। सहकारी बैंक आमतौर पर अपने सदस्यों को कई प्रकार की बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं जैसे ऋण देना, पैसे जमा करना और बैंक खाता आदि प्रदान करते हैं। ये हमारे जीके के 50 क्वेश्चन हुए। अब हम रीजनिंग वाले सेक्शन की बात करते हैं। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूर्ण करेगी। तो वो आकृति होगी ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ऐसे ही सीधे सीधे क्रॉस वाले डंडे हमारे 4 हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 तो इस आकृति को कंप्लीट करेगी। क्वेश्चन नंबर 2, सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों पर ध्यान न देते हुए निम्न अंकित कथनों को पढ़ें और फिर दिए गए 4 विकल्पों में से उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए कथनों का सही निरूपण करता है। इसका जो सही बनेगा वो इस प्रकार बनेगा कि सभी मार्कर, ये एम हो जाएगा कि सभी मार्कर बोर्ड है तो बोर्ड के अंदर आ जाएगा। फिर हमको अगला कथन दिया हुआ है कि सभी बोर्ड प्रिंटर है तो सभी बोर्ड इसके प्रिंटर के अंदर आ जाएंगे, तो ये हमारा पी हो जाएगा। तो इस टाइप का ऑप्शन हमको इसमें चारों ऑप्शन में नहीं थे, इसलिए दिल्ली पुलिस में ये क्वेश्चन का बोनस नंबर मिला था, क्योंकि इसमें जो आंसर राइट माना था वो ऑप्शन नंबर 2 माना था, लेकिन बाद में रिट लगने के बाद ये क्वेश्चन गलत कर दिया गया और इसका बोनस दिया गया, क्योंकि जो इसका राइट आंसर बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। पहले अंदर एम आएगा, उसके बाद बी और उसके बाद पी, जैसे कि आपको मैंने चित्र में बताया है। क्वेश्चन नंबर 3, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न अंकित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। तो इसमें हम देख लेते हैं, हमको जो है पुरुष, फार्मासिस्ट और भाई, तो भाई होते हैं वो पुरुष तो होते हैं, तो भाई सारे पुरुष के अंदर आ जाएंगे भाई, और फार्मिस्ट कुछ भाई भी हो सकते हैं, कुछ पुरुष हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं। तो फार्मिस्ट कुछ भाई भी हो सकते हैं और कुछ फार्मिस्ट भी हो सकते हैं। ये हमारे भाई हो गए, ये हमारे पुरुष हो गए बड़ा बड़ा, और ये हमारा फार्मिस्ट हो गया। तो इस प्रकार के जो हमको नजर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर 3 नजर आ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, यदि दर्पण को दिए गए संयोजन के दाईं ओर रखा जाए तो दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे दर्पण प्रतिबिंब कैसा होता है, बायां का दायां, दाएं का बायां दिखता है। और जब हम यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब रखेंगे दाईं ओर, तो हमारे जो अल्फाबेट चालू होंगे वो पी से ना होकर एन से चालू होते हैं। पहले एन आएगा, फिर ओ का प्रतिबिंब आएगा, फिर आई का, फिर टी का, ऐसे उल्टे क्रम में आएंगे। तो सबसे पहले हमको यही चेक करना होता है ऐसे क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए। पहले एन से स्टार्ट नहीं होता, ये तो गलत हो गया, और हमारा चौथा भी गलत हो गया क्योंकि ये पी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी गलत हो गया। अब हम देखेंगे एन के बाद ओ आ रहा है, यहाँ एन है, यहाँ ओ, यहाँ फिर आई आना चाहिए, आई है, आई टी भी है, टी के बाद सी आना चाहिए, तो सी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सी से पहले, सी बाद में आ रहा है और यू पहले आ गया, तो ये भी गलत हो गया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी विकल्प आकृति निम्न अंकित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी।
तो कौन सी आएगी? इसमें हम पहले पैटर्न को देख लेते हैं कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसमें जब पैटर्न को देखेंगे तो पहले ये ऊपर वाले त्रिभुज जो डार्क वाले ये दोनों में सेम है, ऐसे इमोजी वाले दोनों में सेम है। तो ऊपर यहाँ पे भी सेम आएगा, जैसे कि ये आकृति है तो ये हमको ये यहाँ पे नजर आ रही है, इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है, तो इसका इसी से निकल जाएगा। और हम इसमें यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इस कोने पे ये सेम आकृति दोनों में सेम है, फिर दो में सेम, तो इमोजी यहाँ पे आएगा तो इमोजी भी यहाँ पे आएगा, तो इमोजी यहाँ पे है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। बाकी हम सारे एक एक को इसमें अंदर आकृति को देखते चलेंगे। दो में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, फिर अगले दो में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो लास्ट में ये पांचवें और छठे में भी जो पांचवें में पैटर्न फॉलो हो रहा है वो छठे में भी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6, एक कागज को निम्न अंकित चित्र के अनुसार मोड़ा और काटा गया है, इस कागज को खोलने पर यह कैसे दिखाई देगा? तो ये हम घर पे प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। कागज लेके जब हम एग्जाम में भी एक छोटा सा पेपर फाड़ के उसमें हम पेन की निब से इस तरह से फोल्ड करते हुए, जैसे कि हमको पहले इस टाइप से फोल्ड करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, तो इस प्रकार से हम फोल्ड करके पेन की निब चुबा के हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ छेद बनेंगे, तो इस टाइप से आकृति बनेगी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जैसी। तो हम एग्जाम में भी हम प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं और वैसे मोटा से थोड़ा आइडिया लेके भी हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए 4 शब्दों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत विकल्प का चयन करें। प्रशांति, ऐंठन, संकुचन, दोहरा। जो इसमें असमान होगा वो प्रशांति होगा, क्योंकि ऐंठन, संकुचन और दोहरा ये तीनों अनैच्छिक क्रियाएं, ये हमारे वश की बात नहीं होती है। ऐंठन में किसी को हो सकता है हम, और संकुचन और दोहरा ये तीनों चीज हमारे अनैच्छिक क्रिया है, जबकि प्रशांति ये हमारी ऐच्छिक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 8, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूर्ण करेगी। तो इसको पैटर्न पूर्ण करने वाली आकृति हो जाएगी ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि पहले तो ऐसे ये बनेगा और यहाँ पे ये घूमने वाला ये बनेगा, तो घूमने वाला ये रहा और ये रहा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9, यदि SEIZURE को 82 31 59 2 के रूप में और HARMONY को 19 19 14 41 32 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो प्रोड्यूस को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 11 94 23 52 42। वो कैसे? इसमें इस टाइप का पैटर्न फॉलो हो रहा है कि हमको जो स्वर है AEIOU वो 5 स्वर होते हैं अल्फाबेट में, तो A फर्स्ट पे, E दूसरे पे, I 3 पे और O 4 पे और U 5 पे आएगा। तो ये हमको अल्फाबेट के क्रम के जो स्वर वाले हैं उनको इस क्रम में हमको नंबरिंग देना है, और बाकी जो व्यंजन है, व्यंजन को हम जैसे कि हमारा S है तो S के अपोजिट कौन सा अल्फाबेट आता है? H आता है, तो H का क्रमांक क्या होता है? 8। तो हमको व्यंजन के अपोजिट वाला अल्फाबेट का नंबर डालना है, तो जैसे S का अपोजिट H है तो H 8 पे आता है तो 8 डालेंगे। तो ऐसे हम SEIZURE को कैसे लिखा गया है? S का अपोजिट H है, H की जगह 8 आ गया। E कितने पे आता है स्वर में? दूसरे नंबर पे 2। I कितने पे आता है? 3 पे आता है स्वर में 3। Z का अपोजिट क्या होता है? A, तो A कितने पे? 1 पे। और U क्या है? स्वर है, स्वर U कितने पे आता है स्वर में? 5वें नंबर पे, तो 5। R का अपोजिट कौन सा डिजिट आता है? R का अपोजिट I आता है, I कितने पे आता है? 9 पे। E हमारे कितने पे आता है स्वर में? दूसरे, क्योंकि E स्वर है तो E दूसरे नंबर पे आता है स्वर के क्रमांक में, तो ये 2 आ गया। तो इस प्रकार हम लिखते चलेंगे। ऐसे ही हम HARMONY को लिख देंगे। H का अपोजिट S होता है, S 19 पे आता है। A का अपोजिट A स्वर है तो A स्वर फर्स्ट पे आता है स्वर के उसमें क्रमांक में, तो फर्स्ट आ जाएगा। R का अपोजिट I होता है, I 9 आ जाएगा। M का अपोजिट N होता है, N 14 पे आता है तो 14 आ जाएगा। O स्वर में चौथे नंबर पर आता है तो 4 आ गया। N का अपोजिट M होता है तो M 13 पे आता है तो 13 आ गया। Y का अपोजिट B होता है तो B की जगह 2 आ गया। ऐसे ही अब हमको प्रोड्यूस को लिख देंगे। P के अपोजिट में जो अल्फाबेट आएगा कौन सा आएगा? K आता है, तो K कितने पे आता है? 11 पे आता है। R के अपोजिट I आता है, I 9 पे। O अपने स्वर में AEIO तो चौथे नंबर पर आता है स्वर में, तो ये चौथे। D का अपोजिट क्या हो जाता है? अपोजिट V होता है, V 23 पे आता है। U अपने स्वर में 5वें नंबर पर आता है, तो U स्वर है तो ये 5वें पे आता है स्वर के क्रमांक में, तो 5 आ गया। C का अपोजिट क्या होता है? X होता है, तो X का क्रमांक होता है 24। E अपने AE तो दो स्वर में दूसरे नंबर पर आता है तो ये 2 हो गया। तो अपना बन जाएगा 11 94 23 52 42। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 11 94 23 52 42। क्वेश्चन नंबर 10, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसमें ये आकृति हमको नीचे नीचे नजर आ रही है, जैसे कि यहाँ पे ये आकृति नजर आ रही है और ये ऐसे हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 11, एक निश्चित धनराशि के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर
732 है, धनराशि ज्ञात कीजिए। तो धनराशि हो जाएगी 73,200, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर। अब इसको हम करेंगे तो हमको सीधा सा फॉर्मूला होता है इसका, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 2 वर्षों के लिए का फॉर्मूला होता है P इंटू आर अपॉन 100 की पावर 2। यहाँ हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 732 बराबर P निकालना है अपॉन आर 10% दिया है, 10 अपॉन 100 समय 2 तो 2, तो 732 इक्वल टू P इंटू 10 से 10 कट गया तो 1 अपॉन 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 100 P इक्वल टू आ जाएगा 73,200। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो आकृति बी का आकृति ए से है। अब इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले हम आकृति ए और बी में एक एक अल्फाबेट को देखते चलेंगे। जैसे बीच में है ये वाला, तो ये हमारे को 90 डिग्री ऊपर की साइड को आ गया है। ऐसे ही तो ये ऐसा है तो ये 90 डिग्री ऊपर की साइड को आएगा, तो ये इस टाइप की आकृति बन जाएगी। तो इस टाइप की आकृति इसमें नजर नहीं आ रही, इसमें आ रही है। अब हम अगले को पकड़ेंगे, अगले वाले, जैसे कि इस कोने पे ये तीर का निशान है, ये इस टाइप से यहाँ बिल्कुल अपोजिट हो गया। तो यहाँ पे ये इस टाइप कैसे है, तो ये कैसे हो जाएगा, ये इस टाइप का हो जाएगा। तो इसमें भी है, तो ये तो इसमें भी है, इसमें भी, लेकिन ये तो पहले हमने गलत कर दिया था, तो इसमें भी है, इसमें भी है। अब आगे हम देखेंगे कि बाकी क्या क्या फॉलो हो रहा है। तो इसमें हम देखेंगे ये ऐसा है, तो ये इस टाइप से 90 डिग्री ये मूव कर गया। तो ये जब 90 डिग्री मूव करेगा तो ये कैसे आकृति बनेगी, इस टाइप की आकृति बनेगी। ये भी सही है। बाकी जी जैसे ही रहेगा, तो ये इस आकृति में कोई जी यहाँ पे और जी यहाँ पे, तो इस आकृति यहाँ पे ये वाली आकृति, तो इसमें कोई फर्क नजर नहीं आएगा। ये ऐसी कैसी आ जाएगी, तो ऐसी कैसे यहाँ पर नजर आ रही है, जबकि यहाँ पे ये पूरा एक वर्ग बन गया है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न अंकित 4 आकृतियों में से 3 में एक विशिष्ट प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। तो इसमें हम देखेंगे कि असंगत आकृति कौन सी हो जाएगी। ये है फर्स्ट वाली, हम देखेंगे इसके अंदर जो 2 आकृति है ये दूसरे के आपस में दर्पण प्रतिबिंब है। ये भी दर्पण प्रतिबिंब, बीच में दर्पण प्रतिबिंब रखेंगे तो ये वाली आकृति ऐसी बनेगी। लेकिन ये 4 सेम टू सेम आकृति है, ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, तो इसमें अंतर नजर आ रहा है, वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, असंगत हो जाएगी। बाकी 3 एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब आकृतियां हैं। क्वेश्चन नंबर 14, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो आकृति बी का आकृति ए से है। तो इसमें हम देखेंगे ए और बी में जो संबंध है वही हमको सी और डी में करना होता है। तो अब इसमें ए और बी में क्या क्या संबंध हो रहा है, सबसे पहले हम इसी आकृति को देखेंगे। ये आकृति यहाँ पे है, तो ये इधर आ गई, तो इस ये वाली आकृति उठ के इधर आ जाएगी, तो यहाँ ये घूम गई आकृति, तो ये गलत हो गया। अब यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब हम बीच वाले को देखें, बीच वाला एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो गया, ये ऐसे और ये ऐसा हो गया, तो इसका भी दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा। अब ये आकृति ये दर्पण प्रतिबिंब नहीं है क्योंकि ये उल्टा हो गया है, ये दर्पण प्रतिबिंब है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15, यदि दी गई आकृति को मोड़कर एक घन बनाया जाता है तो ई अक्षर वाले फलक के विपरीत पर कौन सा अक्षर होगा। ये सबसे रीजनिंग का सबसे आसान क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ऐसे हमको 4 बॉक्स दिए होते हैं और एक अगले बगले दिए होते हैं। तो इसमें जो बॉक्स होगा फर्स्ट नंबर का थर्ड के अपोजिट हो जाएगा, तो ए हो जाएगा ओ के अपोजिट, आई हो जाएगा जेड के अपोजिट, और जो अगले बगले बॉक्स होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ए अपोजिट हो गया किसके, यू के, ए अपोजिट किसके हो गया, ओ के, और आई अपोजिट हो गया जेड के। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है ई के अपोजिट, ई के अपोजिट क्या है, यू, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी विकल्प आकृति निम्न अंकित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो कौन सी आकृति आएगी, ये हम एक एक को देखते चलेंगे कि कौन से में पहले आकृति, इसमें यहाँ पर ये, तो ये आकृति एक जो गाड़ी ये चेंज होकर बस हो गई और बाकी ये ऊपर चली गई और ये मिडिल में आ गई। फिर हम देखेंगे कि सारे में एक एक आकृति हमको, यहाँ बस की जगह बस है और यहाँ पे और ये यहाँ पे, लेकिन इसकी जगह ये चेंज हो गया ये वाली आकृति, तो सब में एक एक आकृति चेंज होती जा रही है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। सारे पैटर्न को हम एक एक को करते हुए चलेंगे, तो लास्ट में जो हमारी आकृति ये वाली, इसकी जगह हमारी ये वाली आकृति आ जाएगी, नई आकृति, और ये बीच वाला आकृति ये ऊपर चल जाएगी और ये बीच में आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 17, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से। तो इसका जो 15 का संबंध 90 से है, तो 18 का संबंध हो जाएगा 126 से। वो कैसे, वो देख लेते हैं। अब इसमें हमको नजर आ रहा है कि 15 का संबंध 90 से कैसे, 15 6 की 90 नहीं हो रहा, क्योंकि अगर ऐसे होता है तो 18 6 की 126 नहीं होता। इसलिए 15 को जब हम 3 से भाग देते हैं तो आता है 5, 5 इंटू 15 कर देते हो 75 प्लस 15 इक्वल टू 90। इसी प्रकार हम 18 में 3 का भाग देंगे, फिर 18 से मल्टीप्लाई करके प्लस 18 ऐड कर देंगे, जैसे कि 15 के साथ किया। तो 18 में 3 का भाग देंगे 6 आ जाएगा, और 6 इंटू 18 करेंगे तो ये हमारे कितना आ जाएगा 108, 108 प्लस 18 करेंगे तो 126। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 126, 18 का संबंध हो जाएगा 126 से। क्वेश्चन नंबर 18, एक पासे की 4 भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं।
विकल्पों में से उस अक्षर का चयन कीजिए जो अक्षर बी वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर होगी। तो इसमें हम देखेंगे बी के विपरीत पृष्ठ में कौन सी होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कौन कौन से कॉमन संख्या, कौन से कॉमन अल्फाबेट हैं। तो इसमें हमको नजर आ रहा है कि हमको बी निकालना है। यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी और यहाँ पर बी है। लेकिन अब हम देखेंगे कि इसमें जो हमारे ए और सी, और इसमें हमको दिया है सी और डी। तो सी और डी, यहाँ पे सी और डी कॉमन है और यहाँ पे भी सी डी कॉमन है, 5 2 और 3 में। तो सी और डी आपस में कॉमन हो गए, तो बाकी जो अल्फाबेट बचे वो एक दूसरे का अपोजिट फलक हो जाएंगे। यहाँ पे बी बच रहा है, यहाँ पे ई बच रहा है, तो बी का अपोजिट हो जाएगा ई। तो हमसे पूछे बी के विपरीत पृष्ठ पर तो हो जाएगा ई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न अंकित 4 आकृतियों में से 3 में एक विशिष्ट प्रकार की समानता है और एक असंगत है। उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। तो उस आकृति वो हो जाएगी, अब इसमें हम देखेंगे असंगत कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 4 वाली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वाला त्रिभुज और ये हमारा तीर का निशान है, ये एक साइड को, इधर भी एक साइड को, इधर भी एक साइड को, लेकिन यहाँ तीर का निशान इस साइड है और ये त्रिभुज इस साइड है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बाकी 3 समान है, चौथा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 20, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो कीट का अध्ययन करते हैं वो एंटोमोलॉजी करते हैं, और चट्टान का अध्ययन किस में करते हैं, लिथोलॉजी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 21, दिए गए समीकरण को संतुष्ट करने के लिए किन 2 चिन्हों को एक दूसरे से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। तो वो चिन्ह होंगे माइनस और डिवाइड को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। वो कैसे, वो देख लेते हैं। जब हम माइनस और डिवाइड को एक दूसरे चिन्हों को एक दूसरे से प्रतिस्थापित करेंगे तो समीकरण बन जाएगा 176 डिवाइड 16 प्लस 33 इंटू 6, और यहाँ पहले यहाँ डिवाइड था तो यहाँ माइनस हो गया 200 इक्वल टू 9। अब 16 का भाग हम 176 में देंगे तो 11 आ जाएगा, और 33 इंटू 6 करेंगे तो 198 में आ जाएगा माइनस 200। अभी 209, क्योंकि 11 प्लस 198 में हो जाएगा 209, माइनस 200 करेंगे तो आ जाएगा 9 इक्वल टू 9। तो समीकरण को संतुष्ट करेगा, इसलिए हमको ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। माइनस और डिवाइड के चिन्ह को एक प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 22, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो निम्न दिए गए समुच्चय के संख्याओं के मध्य है। 4, 19, 41 में जो संबंध है वही संबंध हो जाएगा 8, 67 और 137 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वो कैसे, वो संबंध इस प्रकार है, जिस प्रकार 4, 19, 41 में 4 इंटू 4 करते हैं तो 16 प्लस 3 19, फिर 19 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा, 19 दूनी 38 प्लस 3 41। उसी प्रकार हम करेंगे 8 इंटू 8, क्योंकि यहाँ पर 4 इंटू 4 किया था, यहाँ 8 इंटू 8 प्लस 3 करेंगे तो आ जाएगा 67, फिर 67 इंटू 2 प्लस 3 करेंगे तो 137। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी। 1, 5, 10, 27, 58, 153, 340 के बाद क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा 903। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वो कैसे, वो इसमें ये इस टाइप के हमारा फॉलो हो रहा है कि 1 और 5, तो 1 में 4 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 5 में प्लस 5 करेंगे तो 10 आएगा, फिर 10 में प्लस 17 27, 27 में प्लस 31 58, ऐसे फिर 95 में ऐड होगा, फिर 187, फिर लास्ट में 563 के ऐड हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि 1 में 4 ऐड क्यों हो रहा है, 1 में 4 इस वजह से हो रहा है, 4 के बाद 5 के 4 इंटू 2 करें तो 8 आएगा, माइनस 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 इंटू 3 करेंगे तो 15 प्लस 2 17। तो पहले 2 से मल्टीप्लाई फिर माइनस 3 करना है, फिर नेक्स्ट में हमको 3 से मल्टीप्लाई करना है प्लस 2 ऐड करना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है माइनस 3 करना है, फिर उससे बाद गुणा 3 से करना है प्लस 2 करना है। तो इस प्रकार हमारा ये पैटर्न फॉलो होता है। तो जब लास्ट को हम देखेंगे 187 इंटू 3 करेंगे प्लस 2 करेंगे तो आ जाएगा 563, 563 ऐड कर देंगे 340 में तो आ जाएगा 903। क्वेश्चन नंबर 24, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ये आकृति हमको यहाँ पर नजर आ रही है, ये इस टाइप से, और ये यहाँ पे ऐसा हो गया, और यहाँ पे ये इस टाइप से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी। 3, 7, 18, 40, 75, 127, 198, 292, 415, 569 के बाद क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा 760। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वो कैसे, वो इस प्रकार होगा कि 3 में जब 4 ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 7 में 11 ऐड करेंगे तो 18, 18 में 22 ऐड करेंगे तो 40, ऐसे ही 35, 52, 71, 94 ऐसे ऐड करते हुए चलेंगे। ये ऐड क्यों हो रहे हैं, इस प्रकार हो रहे हैं, पहले 4 में 7 ऐड किए तो 11, तो 11 ऐड हो जाएगा किसमें, 7 में, और आ जाएगा 18। ऐसे ही जब हम पहले 7 ऐड किया, फिर 11, फिर 13, फिर 17, अब ये सब अभाज्य संख्याओं को ऐड होता जा रहा है। फिर 3 में 4 ऐड किया 7, फिर 4 आया, इसमें अभाज्य संख्या 7 ऐड की तो ये 11, 11 ऐड हो गया 7 में तो 18 आ गया। अब 11 में फिर 7 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या आती है, 11, तो 11 11
होंगे तो 22 हो गया, 22 ऐड हो जाएगा 18 में तो हो जाएगा 40। फिर 11 के बाद अभाज्य संख्या आती है 13, 13 ऐड हो जाएगा 22 में तो हो गया 35, 35 ऐड हो गया 40, 75। तो ऐसे ऐड होते हुए लास्ट में अभाज्य संख्या 37 ऐड होगी किसमें, 154 में। 154 प्लस 37 करेंगे तो 191 आएगा, 191 में ऐड हो जाएगा 569 में, तो 569 में ऐड होकर आ जाएगा 760। ये हमारी रीजनिंग वाला सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम मैथ वाले सेक्शन की बात करते हैं। मैथ के 15 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक वस्तु का अंकित मूल्य 240 है, इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट देते हुए बेचा गया। यदि लाभ 8% हुआ तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो इसका क्रय मूल्य आएगा 200 रुपये। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वो कैसे, वो देख लेते हैं। इसमें सिंपल्स होता है कि पहले हमको जो अंकित मूल्य 240 है उसको हमको छूट दिए 10%, हमने 90/100, और तब भी हमको 8% का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट को जब हम माइनस करेंगे तो ये 100/108, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे निकल के आ जाएगा क्रय मूल्य। जैसे कि आपको चित्र में दिया है, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 240 इंटू 10% छूट दे दी तो 90/100 इक्वल टू आ जाएगा 216। अब क्रय मूल्य निकालना है क्योंकि 8% प्रॉफिट हुआ है, तो इसमें से 8% प्रॉफिट को हटा देंगे। तो हटाएंगे कैसे, 216 इंटू 100/108, तो इक्वल टू ये आ जाएगा 108 का भाग चल जाएगा 216 में 2 बार, तो 2 इंटू 100 इक्वल टू 200। तो ये क्रय मूल्य हो जाएगा 200 रुपये। क्वेश्चन नंबर 2, ए की आय बी के आय से 60% अधिक है और सी की आय ए और बी की कुल आय से 45% कम है, तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 10.625% कम है। वो कैसे, वो देख लेते हैं। माना बी की आय 100 है तो ए की आय कितनी, 60% अधिक है तो 160 हो जाएगी। और सी की आय कितनी हो जाएगी, सी की आय इन दोनों की आय से, इन दोनों की आय का 55% है तो 260, क्योंकि बी की आय 100 है, ए की आय 160 है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे 260 इंटू 55/100, तो ये आ जाएगा 143। अब ए की आय माइनस सी की आय करेंगे तो ए की आय हमको कितनी 160 और सी की आय 143 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 17। तो परसेंटेज कितनी कमी है अब इस परसेंटेज किसे, ए की आय से सी की, तो 17/160 इंटू 100 तो 85/8, तो ये आ जाएगा 10.625%। क्वेश्चन नंबर 3, मान लीजिए कि x 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जिसे 12, 15, 20 और 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 बचता है। संख्या x के अंकों का योग कितना है। तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 16। वो कैसे, वो देख लेते हैं। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या x है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000, क्योंकि सही से स्टार्ट होते हैं 4 अंकों की संख्या है। अब 12, 15, 20 और 27 का एलसीएम निकाल लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा 540। अब 540 का हम भाग देंगे 1000 में, तो मेरे पास शेषफल बचेगा 460 और भाग जाएगा 1 बार। तो विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन क्या हो जाएगी, 1000 प्लस 540 माइनस 460 कर देंगे तो 1000 प्लस 80, तो ये 1080 आ जाएगा। अब 1080 विभाजित हो जाती है किससे, 12, 15, 20 और 27 से। अब 1080 में हमको शेषफल 7 बचाना है, तो 7 इसमें ऐड कर देंगे तो 1087 हो जाएगा। अब 1087 हाँ, अब चाहे हम 12 का भाग दे लें, इसमें 15 का दे लें, 20 का दे लें, 27 का, प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल बचेगा। अब हम इनका अंकों का योग हमसे पूछा तो 1 + 0 + 8 + 7, तो ये हो जाएगा 16। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 16। क्वेश्चन नंबर 4, 0.58 के ऊपर बार डिवाइड 0.53 के ऊपर बार, दोनों के ऊपर बार है 53 के, इंटू 5/33 प्लस 10/21 डिवाइड 1/14 और 5/3 माइनस 5/3 इंटू 1/10 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान हो जाएगा 4/15। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये बार वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ भी है पिछले वीडियोज़ में, आप वहाँ पे दे सकते हो, यहाँ पे भी समझ लेते हैं। सबसे पहले हमको 0.58 के ऊपर बार है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 58, और जो बार जिस संख्या पर नहीं है उसको हम माइनस कर देते हैं, तो 58 माइनस 5, और जिस संख्या के ऊपर बार है उतना हम नीचे 9 लगा देते हैं, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतनी 0 लगा देते हैं। तो इसमें हम देख को नजर आ रहा है कि 8 के ऊपर बार है तो एक 9 लग गया, फिर 5 के ऊपर बार नहीं है तो 0 लग गया, फिर डिवाइड 0.53 दोनों के ऊपर बार है तो 53 अपॉन नीचे 2 9 आ गए, इंटू 5/33 प्लस 10/21 डिवाइड 14 1 से 1/14 का मान, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल भिन्न मान लेंगे तो यह आ जाएगा 14/14 प्लस 1 15/14 और 5/3 माइनस 5/3 इंटू 1/10। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये ऊपर आ गया 58 माइनस 5 53/90 इंटू 99/53, क्योंकि डिवाइड 53/99, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये संख्या आपस में पलट देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि चौथी संख्या ऊपर आ जाती है और थर्ड संख्या नीचे रह जाती है। तो 99/53 इंटू 5/33 प्लस 10/21 डिवाइड 15/14 और 5/3 माइनस 5/3 इंटू 1/10। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद जो संख्या आएगी वो 4/15 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, 16,380 की राशि को ए, बी, सी और डी के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 1:3, बी और सी के हिस्से का अनुपात 2:5 और सी और डी के हिस्से का अनुपात 2:3 है।
सी के हिस्से में कितनी राशि आई है, तो सी के हिस्से में आई है 5400। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। वो कैसे हो देख लेते हैं। हम ए अनुपात बी 1:3 है, बी अनुपात सी 2:5 और सी अनुपात बी 2:3 है। तो हम निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो जब हम लास्ट में सी अनुपात बी नहीं है, सी अनुपात डी है, तो सी अनुपात डी यहाँ पे, ये बी की जगह यहाँ पे डी है, तो ये हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की वैल्यू आ जाएगी 4:12:30:45। ये अनुपात आपको निकालना नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमको मल्टीप्लाई करना होता है ऐसे, फिर मल्टीप्लाई हमको करना होता है दो संख्या और फर्स्ट संख्या जो दूसरी रो में रहती है। तो हम पहले 1 गुना 2, फिर 2 गुना 2 4, तो फर्स्ट आएगा 4। फिर सेकंड कैसे आएगा, इस टाइप से यू मल्टीप्लाई करना, तो 2 × 2 4, 4 × 3 12। फिर थर्ड स्टेप में हमको क्या करना होता है, थर्ड स्टेप में हमको करना होता है कि यहाँ से पहली संख्या और ऊपर की दो संख्या, तो 2 लेनी और ऊपर की दो संख्या, 2 × 3 6, 6 × 5 30। फिर लास्ट में हमको ये तीनों संख्या लेने होते हैं, तो 3 संख्या 3 × 5 15, 15 × 3 45। तो इस प्रकार से अनुपात आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात 4:12:30:45। और इसका एक और तरीका होता है, वो मैं आपको थोड़ा जब इसके अनुपात वाले चैप्टर की डिटेल में वीडियो लेकर आऊँगा तब बताऊँगा। चलिए आगे चलते हैं कि दिए गए अनुपात को योग हमको कितना हो गया 91, 4 + 12 + 30 + 45। अब सी के हिस्से के लिए निकालना है, तो सी के हिस्सा 30 है, तो अनुपात टोटल 91, तो 91 का भाग हम दे देंगे 16,380, मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से। तो जब 16,380 में 91 का भाग देंगे तो ये जाएगा कितने बार, 180 बार। 180 × 30 कर देंगे तो आ जाएगा 5400। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 5400। क्वेश्चन नंबर 6, रोशन ने 1620 में 30 kg चीनी खरीदी, उसे बेचकर उसने उस पर 6 kg चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ अर्जित किया। उसका प्रति केजी चीनी का विक्रय मूल्य कितना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 54 रुपये प्रति केजी चीनी का विक्रय मूल्य है। वो कैसे, वो देख लेते हैं। माना प्रति केजी चीनी का विक्रय मूल्य x रुपये, विक्रय मूल्य हमको 1620 रुपये दिया है, तो एसपी कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य 36 × x, क्योंकि 36 kg चीनी खरीदी है। तो लाभ कितना हो जाएगा हमको 6x, क्योंकि 6 kg चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित हुआ है, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, लाभ बराबर होगा 6x। अब एसपी माइनस मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इक्वल टू होता है लाभ, तो विक्रय मूल्य हमारे 36x माइनस क्रय मूल्य 1620 बराबर 6x के बराबर लाभ। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 54 रुपये, तो प्रति केजी चीनी का विक्रय मूल्य हो जाएगा 54 रुपये। क्वेश्चन नंबर 7, एक ऋण का भुगतान 2 समान वार्षिक किस्तों में करना है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तथा उसकी गणना वार्षिक चक्रवर्ती रूप से की जाती है, तो प्रत्येक किस्त 3872 है। तो इस किस्त योजना में कुल कितना ब्याज चुकाना होगा, तो कितना चुकाना होगा, वो चुकाना होगा 1024 रुपये। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वो कैसे, इसका सीधा फॉर्मूला होता है कुल राशि बराबर हो जाता है किस्त इंटू, अब 2 किस्तों में चुकाना है तो 1/1 + r/100 की पावर 1 + 1/r + r / 100 की पावर 2। अगर 3 किस्तों में चुकाना होता था तो +1/1 + r/100 की पावर 3 हो जाती, लेकिन यहाँ 2 किस्त है तो यहाँ स्क्वायर तक ये रुक जाएगा। अब किस्त की वैल्यू हमको दी हुई है 3872 और 10% है वैल्यू रख के हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी 6720। ये हमारा कुल राशि आ गया। अब मिश्र धन कितना है, मिश्र धन हो जाएगा हमारा 3872 की किस्त है तो 2 है तो इंटू 2 तो यह आ जाएगा 7744। तो राशि कुल राशि और मिश्र धन में जब माइनस कर देंगे मिश्र धन में से राशि को कुल राशि को तो वो हमारा ब्याज निकल के आ जाएगा। तो 7744 माइनस 6720 करेंगे तो 1024 कुल ब्याज आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, ए और बी किसी काम को क्रम से 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। वे 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं और शेष काम को सी द्वारा अकेले 12 दिन में पूरा किया जाता है। सी अकेले कुल समय के 4/9 भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 16 दिनों में। वो कैसे, वो इस प्रकार होगा, ए और बी का 4 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, क्योंकि ए एक दिन में कितना करता है 1/10 प्लस बी कितना करता है 1/15। तो इन दोनों मिलके करके जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में इनका काम हो जाएगा 1/10 प्लस 1/15, तो 4 दिनों तक के लिए आ जाएगा इंटू 4, तो ये आ जाएगा 2/3। अब 2/3 इनने 4 दिनों में टोटल कार्य कर दिया। अब काम कितना बचा, शेष कार्य 1 - 2/3, तो ये काम बचा 1/3। अब शेष 1/3 कार्य को सी 12 दिन में करता है, तो सी कुल कार्य करेगा कितने दिन में टोटल, जब 1/3 को 12 दिन में करेगा तो 12 × 3 टोटल सारे काम को उस कार्य को 36 दिन में कर सकता है। तो कुल कार्य का 4/9 भाग, तो 36 का 4/9 भाग करने में सी द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, तो 36 × 4/9, तो 9 चौको 36, 4 × 4 करेंगे 16, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9, एक लंबवर्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके आधार की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन कितना है, तो बेलन का आयतन हो जाएगा 6930 सेंटीमीटर क्यूब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। वो कैसे, वो देख लेते हैं।
बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर और बेलन का वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2π/s। तो 2π/s बराबर 1320। अब इससे हम h की वैल्यू निकाल दें क्योंकि r की वैल्यू हमको दी हुई है 10.5। तो इसके जब h की वैल्यू निकल के आएगी तो आएगी 20 सेंटीमीटर। अब बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²s। तो h की वैल्यू निकाल ली और r की वैल्यू हमको दी हुई है 10.5। तो इसको वैल्यू पुट कर देंगे हम इसमें सब इस फॉर्मूले में। तो 22 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r² तो r की जगह 10.5 की पावर 2 इंटू h हमने निकाल ली 20। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 6930 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर एक क्यूब आएगा नहीं कि स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10, स्कूल ए के कुछ छात्र एक परीक्षा में शामिल हुए और उनमें से 65% उत्तीर्ण हुए। स्कूल ए के छात्रों की तुलना में 100% अधिक छात्र स्कूल बी से उसी परीक्षा में शामिल हुए। यदि स्कूल ए और बी से उस परीक्षा में शामिल होने वाले कुल छात्रों में से 75% उत्तीर्ण हुए तो स्कूल बी से अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 20%। वो कैसे, वो देख लेते हैं। माना स्कूल ए में छात्रों की कुल संख्या है 100, तो स्कूल ए में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 65% उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो 100 × 65/100 = 65। तो स्कूल ए में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या हो जाएगी 100 - 65 = 35। तो अगर स्कूल बी में शामिल होने वाले कुल छात्र कितने हैं? 100 का 100% अधिक, तो 100 × 200/100 तो = 200। कि 100 तो है ही, पर 100% अधिक विद्यार्थी बी के स्कूल बी के शामिल हो रहे हैं, तो 100 तो है ही, 100 और अधिक हो जाएंगे तो 2 से। तो अब हम देखेंगे कि ए और बी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या है इन टोटल का 100 तो ए स्कूल के और बी के 200, तो 100 + 2 = 300। 300 में से 75% उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो 300 75% कितना हो जाएगा? 225। अब स्कूल बी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 225 - 65, क्योंकि हमारे जो ए में उत्तीर्ण हो रहे थे वो कितने हो रहे थे? 65 हो रहे थे। 225 में -65 कर देंगे तो बचे 160। तो ये 160 बच्चे बी के उत्तीर्ण हो रहे हैं। अब स्कूल बी में अनुत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशत हमको निकालना है, तो 200 में से 160 तो उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो बच्चे कितने? 40। तो 40 अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, कितने में से? 200 में से × 100, तो ये आ जाएगा 20%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 20%। क्वेश्चन नंबर 11, एक विभाजन क्रिया में भाजक भागफल का 18 गुना और शेषफल का 9 गुना है। यदि शेषफल 26 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो भाज्य हो जाएगा 3068। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वो कैसे? वो इस प्रकार हो जाएगा, हमको शेषफल 26 दिया हुआ था, तो भाजक हो जाएगा हमारा 26 × 9, क्योंकि हमारा शेषफल का 9 गुना है, तो 26 × 9 करेंगे तो 234। भागफल अब भागफल क्या हो जाएगा? भाजक का 18 गुना है, तो भाजक का 234, अब भाग दे देंगे 18, तो यह आ जाएगा 13। तो सोच रहे भाज्य बराबर भाजक × भागफल प्लस शेषफल, तो भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक 234 × भागफल कितना हो जाएगा? 13 प्लस शेषफल 26। तो इनको ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 3068। क्वेश्चन नंबर 12, 14 संख्याओं का औसत 73.5 है। यदि दो संख्याओं 60 और 63 को संख्याओं 58 और 70 से स्थानांतरित कर दिया जाए और उसमें एक संख्या x शामिल कर दी जाए तो संख्याओं का औसत 1.5 बढ़ जाता है। x का मान कितना है? तो x का मान होगा 91। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 91, कि जो x शामिल की गई संख्या उसका वैल्यू है 91। वो कैसे, वो देख लेते हैं। 14 संख्याओं का योग हमको दिया है, कितना हो जाएगा? क्योंकि उनका औसत 73.5 है, तो × 14 तो 1029 है। कुल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 1029 प्लस 58 प्लस 70, ये तो हमको ऐड करने है, जबकि 60 और 63 की जगह करनी है, तो -60 - 63, तो ये हो जाएगा 1034। अब प्रश्न अनुसार 1034 में हमको x संख्या ऐड किए नई संख्या, तो 1034 प्लस x अपॉन संख्या पहले 14 थे तो अब कितने हो गई? 15, तो अपन 15 इक्वल टू हो जाएगा। जो पहला औसत था उसमें 1.5 मतलब 1.5 की इंक्रीज हुआ है, तो 73.5 था पहला औसत, अब उसमें 1.5 और ऐड हो जाएंगे, तो 1.5 ऐड होने पर औसत हो जाएगा 75। इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके x की वैल्यू आ जाएगी 91। क्वेश्चन नंबर 13, ए और बी ने एक साथ क्रमशः x और y स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया। रास्ते में बिंदु M पर मिलने के बाद A और B को क्रमशः Y और X स्थानों तक पहुंचने में क्रमशः 3.2 घंटे और 7.2 घंटे लगे। उनके द्वारा M बिंदु तक पहुंचने में लगने वाला समय कितना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4.8 घंटे। वो कैसे, वो देख लेते हैं। सूत्र के अनुसार जो हमारा टोटल समय है वो T1 द्वारा और T2 द्वारा अलग जो समय लगता है A और B द्वारा, उनका हम जो अंडर रूट निकालेंगे तो ये टोटल समय के बराबर जाता है। तो हम T बराबर हो जाएगा, T1 हमको 3.2 दिया है और T2 7.2। इसको वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो T की वैल्यू आ जाएगी 4.8 घंटे। तो ये फॉर्मूला होता है कि किसी बिंदु पर दोनों जब मिलते हैं उसके बाद उनको वापस पहुंचने में जो x और y पोजीशन में A और B को समय लग रहा था, उनका जो अंडर रूट होता है वो उस T के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 14, एक समचतुर्भुज का परिमाप 158 सेंटीमीटर और उसके एक विकर्ण की लंबाई 70 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाओं का अनुपात 7:3 है।
आयत की बड़ी भुजा की लंबाई कितनी है? तो आयत की बड़ी भुजा की लंबाई हो जाएगी 14/10 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वो कैसे? वो इस प्रकार हो जाएगा, पहला विकर्ण 70 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज की भुजा कितनी हो जाएगी कि हमको परिमाप दिया हुआ है, तो समचतुर्भुज की समान भुजाओं का योग, समचतुर्भुज में सभी भुजा समान होती है तो उसका परिमाप 148 है, तो 148 अपन 4 कर देंगे तो एक भुजा की लंबाई आ जाएगी 37 सेंटीमीटर। अब जैसे चित्र में हमको दिया हुआ है कि जो 70 सेंटीमीटर विकर्ण है उसका समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो 35 सेंटीमीटर का ए हो गया और ए बी हो गया 37 सेंटीमीटर का। अब हम त्रिभुज ए ओ बी में बात कर लेते हैं, तो ओ बी बराबर निकालना है हमको यहाँ पर, ये ओ बी जो यहाँ पे ये वाली ओ बी निकालनी, क्योंकि 35 सेंटीमीटर ये होगी, 37 सेंटीमीटर ये कौन सा त्रिभुज बन गया? ये हम समकोण त्रिभुज बन गया। तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे ओ बी बराबर अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए ओ स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ओ बी की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। अब दूसरा विकर्ण इक्वल टू हमको दिया है 24 सेंटीमीटर। अब दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा, क्योंकि हमको ओ बी जब हमने निकाल लिया है तो वो 12 सेंटीमीटर है, तो ये 12 सेंटीमीटर, ये वाला 12 सेंटीमीटर, तो ये भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दूसरा विकर्ण हो गया टोटल 24 सेंटीमीटर का बी डी, तो बी डी बराबर हो गया 24 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, अर्थात एक विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, तो 1/2 इंटू 70 इंटू 24 बराबर हो जाएगा 840 सेंटीमीटर स्क्वायर। माना आयत की लंबाई और चौड़ाई के में से 7x और 3x, क्योंकि अनुपात हमको लंबाई और चौड़ाई का दिया हुआ है 7:3, तो 7x और 3x है। और अब हमको आगे हम जब इसको आगे हम देखेंगे तो आयत की लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई 7x इंटू 3x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर, तो 840। अब 7 इंटू 3 करेंगे तो 21 आ जाएगा, और x इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 840/21, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2/10। तो बड़ी भुजा 7x है तो 7 इंटू 2 इंटू √10, तो 14/10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 15, किसी राशि पर पहले 3 वर्ष के लिए ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष है, अगले 4 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष और 7 वर्ष के बाद 16% प्रति वर्ष है। यदि एक व्यक्ति को 10 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में 11,340 प्राप्त होते हैं तो उसने कितनी राशि का निवेश किया था? तो उसने निवेश किया था 10,125 रुपये का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। वो कैसे? इस प्रकार हो जाएगा, माना निवेश की गई राशि P है, प्रश्न अनुसार जो हमको दिया हुआ है कि पहले P इंटू R1 इंटू T1 के पहले कितने समय के लिए कितनी दर रखी हुई है, उसका ब्याज प्लस दूसरे फिर प्लस तीसरे का जो टोटल आएगा वो आएगा 11,340 के। टोटल जो साधारण ब्याज आता है वो आता है 11,340। तो पहले हमको दिया है कि हमें समय 3 वर्ष और दर 8% है, तो ऐसे दूसरे बार दर 10% है, समय 4 वर्ष है, फिर 7 वर्ष बाद हमारी दर कितनी हो गई? 16% और समय 3 वर्ष। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो P इंटू 112/100 आ जाएगा, P की वैल्यू आ जाएगी 10,125, तो अगर निवेश की गई राशि आ जाएगी 10,125। ये हमारे मैथ का सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम कंप्यूटर वाले सेक्शन की बात करते हैं। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? इवन 3 प्लस ऑड 8, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 13। क्यों? क्योंकि जो हम इवन 3 के बाद इवन का मतलब होता है फंक्शन MS एक्सेल में पॉजिटिव होने पर अपने आगे वाले सम संख्या को प्रदान करता है। तो इवन 3 के बाद कौन सी संख्या थी? 4, और 4 ऐसी और का होता है MS एक्सेल में पॉजिटिव होने पर अपने आगे वाली विषम संख्या को प्रदान करता है। तो 8 के बाद कौन सी विषम संख्या आएगी? 9 आएगी, तो 4 + 9, तो यह आ जाएगी 13। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2, बताइए कि MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है? कथन फर्स्ट, लैंडस्केप ओरिएंटेशन में किसी पेज की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से अधिक होती है। और कथन 2, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में किसी पेज की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से अधिक होती है। तो ये दोनों कथन गलत हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जो लैंडस्केप ओरिएंटेशन में किसी पेज की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से अधिक होती है, जबकि पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में किसी पेज की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से अधिक होती है। जबकि हमको कथनों में क्या बोला हुआ है? हमको दिया कि ऊंचाई उसकी चौड़ाई से अधिक होती है पहले कथन में, जबकि चौड़ाई उसकी ऊंचाई से अधिक होती है। और दूसरे में पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में हमको चौड़ाई ऊंचाई से अधिक बोले, लेकिन इसमें हमको ऊंचाई चौड़ाई से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से मैसेज प्राप्त करता है? तो वह है POP। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। POP का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। यह एक इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है जिसका इस्तेमाल कनेक्शन पर रिमोट मेल सर्वर ईमेल से प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और दूसरा होता है एक SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल TCP या IP नेटवर्क पर ईमेल सर्विस के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, मैसेज को भेजने या प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 4, एक IP एड्रेस को समझने योग्य फॉर्मेट में निरूपित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस नोटेशन का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डॉटेड डेसिमल नोटेशन का।
आईपी एड्रेस को समझने योग्य फॉर्मेट में निरूपित करने के लिए डॉटेड डेसिमल नोटेशन का उपयोग किया जाता है। इसमें 4 गणितीय अंक होते हैं तथा प्रत्येक रेंज 0 से 255 तक बिंदुओं के रूप में विभाजित होता है। प्रत्येक भाग 8 बिट्स बना होता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्रोम ब्राउजर में वर्तमान टैब के बाईं ओर के ब्राउजर टैब को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कंट्रोल प्लस पेज अप। कंट्रोल प्लस पेज अप शॉर्टकट की का उपयोग क्रोम ब्राउजर में वर्तमान टैब के बाईं ओर के ब्राउजर टैब को सक्रिय करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते समय हम प्रिंट होने वाली प्रतियों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं। डिफॉल्ट रूप से आपके डॉक्यूमेंट की डैश प्रतियां होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक प्रतियां होगी। बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट के एक प्रति प्रिंट करने के लिए होती है। इस प्रति को अपनी जरूरत के हिसाब से बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, एमएस वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत पैराग्राफ कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बुलेट। एमएस वर्ड 2016 होम टैब के अंतर्गत पैराग्राफ समूह कमांड समूह के भाग के रूप में दिए गए विकल्पों में बुलेट कमांड दिखाई देता है। फॉर्मेट पेंटर, कॉपी और कट का विकल्प क्लिपबोर्ड कमांड समूह में होता है। क्वेश्चन नंबर 8, एमएस एक्सेल में जूम विकल्प निम्न में दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्टेटस बार में। एमएस एक्सेल में जूम विकल्प स्टेटस बार में दिखाई देता है। यह ऑप्शन एक्सेल में बॉटम राइट पर स्थित होता है, जिसका रेंज 10% से 40% तक होता है। क्वेश्चन नंबर 9, एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डालने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कंट्रोल प्लस के। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक को सेट करने के लिए कंट्रोल प्लस के शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। हाइपरलिंक सेट करने के सबसे पहले उस इमेज या टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, इसके बाद कंट्रोल प्लस के करें। क्वेश्चन नंबर 10, सेल A1 में एक फॉर्मूला B2+4 दिया गया है। यदि सेल A1 को कॉपी करके D4 में पेस्ट किया जाता है तो D4 में फॉर्मूला क्या होगा? तो D4 में फॉर्मूला होगा E5+4। जब सेल A1 का फॉर्मूला B2+4 टाइप करते हैं और उसे कॉपी करके D4 के सेल में पेस्ट करते हैं तो D4 का फॉर्मूला हो जाता है E5+4 होगा। ये हमारे कंप्यूटर के पूरे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 7 दिसंबर का मॉर्निंग वाला शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन रहा है। 7 दिसंबर को सिर्फ एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, इसके बाद 8 दिसंबर को एग्जाम हुआ था और बाकी ये 3 दिसंबर के बाद डायरेक्ट 7 दिसंबर को एग्जाम हुआ था। ये कन्फ्यूजन में मत रहना कि बीच वाले पेपर कहाँ गए। मैं आपको कंप्लीट 38 सेट्स प्रोवाइड करवाऊंगा। ये सेट नंबर 16 रहा और समय कम है तो आप कंटिन्यू लगे रहिए, इन पेपर्स को अच्छे से सॉल्व करते रहिए। बार बार इन क्वेश्चनों को अच्छे से करोगे तो जितनी बार करोगे उतनी ही आपका एकदम क्लियर माइंड हो जाएगा और आपको पता रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन करने, किस टाइप के नहीं करने। और इन क्वेश्चनों के अलावा आपको जो मैं थ्योरीज बताता हूं उससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में इस बार। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो फॉर्म कैसे भरना है उसकी वीडियो मैं आपको 1 सितंबर को ही प्रोवाइड करवा दूंगा कि किस स्टेप बाय स्टेप किस हिसाब से फॉर्म भरना है। तो आपको फॉर्म भरते हुए कोई भी गलती नहीं करनी है, तो आप वीडियो का थोड़ा वेट करना। फॉर्म कैसे भरते हैं, हाउ टू फिल फॉर्म दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, तो वो वीडियो मैं आपको 1 सितंबर को ही प्रोवाइड करवा दूंगा। और कोई भी आपको डाउट हो तो आप ऑनलाइन क्लासेस के इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, या कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो या कोई मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन, तो आप मेरे को वहाँ सेंड कर सकते हो। मैं आपको जल्दी से जल्दी आप उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।